एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग लेसन 12 अपनी जो हिस्ट्री हमने शुरू की है उसका लेसन 12 तमिलनाडु की हिस्ट्री का रेफरेंस लेके मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इसको कवर करेंगे हम लोग। नाम है इस चैप्टर का साउथ इंडियन किंगडम्स, चालुक्याज एंड राष्ट्रकूटा के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे। चालुक्य और राष्ट्रकूटों के बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो आपको डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज इतने डिटेल में आपको समझाने वाला पढ़ाने वाला चैनल शायद ही मिलेगा। रीज़न बीइंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो चीज़ आपको लगता है कि बड़े आसानी से समझ में आ गया, 2-4 पॉइंट उसने बता दिया आपको, वही 2-4 पॉइंट में आपका समझ मतलब आपको लगा कि ये कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट होता नहीं है। होता क्या है, मैं आपको जनरल चीज़ बताता हूँ, जनरल बात बताता हूँ। जो क्लास आपको बहुत इजी लगती है वो क्लास आपको बिल्कुल 50% से ज़्यादा नॉलेज नहीं देती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जो क्लास आपको बहुत इजी लगती है, आपको उसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी वो नहीं लगता है कि मैंने कुछ मतलब आपको लगता है कि दिमाग पे जोर ही नहीं लगा, वो चीज़ आपको मात्र और मात्र 50% उससे भी कम नॉलेज देती है। तो वैसी नॉलेज आपको चाहिए या कंप्लीट नॉलेज चाहिए, और वैसी नॉलेज आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। भाई साहब, आपने कितने एग्ज़ाम दिए हैं जो वैसे वीडियो देख के आपने क्लियर कर दिए हैं? मुझे नहीं लगता है कि उस वैसे तरीके से कोई एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। एग्ज़ाम क्लियर होगा डिटेल्ड स्टडी से, और डिटेल्ड स्टडी के पर्पज़ से मैंने ये सारी क्लासेस स्टार्ट की हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी, पहले ही समझ में आ जाए, लेट ना हो, 1-2 चांस ना गवा दो आप। तो इसलिए बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। जितने भी क्लासेस हैं मेरे इस चैनल पे, चाहे मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कवर की है, इसके अलावा मैंने बिपिन चंद्रा की इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कवर की है, या फिर मेरी लक्ष्मीकांत के अलावा एक रमेश सिंह की जो किताब है इंडियन इकोनॉमी की, वो डिटेल्ड में है। मतलब उसमें आपको ऑब्वियसली मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। वो आपको लगेगा देखने में कि इतना मैं कैसे पढ़ूँगा, लेकिन मैंने उसको छोटा किया है, बिना कोई पॉइंट छोड़े हुए, बिना कोई पॉइंट छोड़े हुए छोटा किया है, साथ में नोट भी दिया है। और भाई सर, इससे मेरा दावा है, आपको लगेगा कि एग्जैगरेट कर रहा हूँ मैं, बट ये दावा है कि किताब से हटके कुछ भी किताब से हटके, मतलब किताब को अगर रेफरेंस लिया जाए तो उससे कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूटा होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझोगे और प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे एक बार उसको, और समझ आए तो देखना ज़रूर। चलिए, एनीवे इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, चालुक्य और राष्ट्रकूटा के बारे में। इससे पहले मैंने पल्लव पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मैं अब तो कंप्लीट कर दूंगा, कुछ दिनों की बात है, पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस तो ऑलरेडी है ही। एंशिएंट और मिडाइवल की के लिए मैं ये पर्टिकुलर ये एफर्ट डाल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको भी कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी का कंप्लीट नोट के साथ वीडियो भी अवेलेबल हो जाए। इसके बाद मैं ज्योग्राफी शुरू करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चालुक्यों का जो पीरियड है वो पीरियड कहा जाता है कि 543 एडी से लेकर 755 एडी तक इनका पीरियड है। पीरियड आपको ध्यान में होना चाहिए, 543 से लेकर 755, 543 755, ठीक है। ये लगभग 200 साल के आसपास का इनका पीरियड था, 200 साल के आसपास का इनका पीरियड था चालुक्यों का। इनका जो एरिया था वो काफ़ी एक्सटेंसिव था, मतलब छोटा मोटा एरिया पे नहीं, ये काफ़ी एक्सटेंसिव एरिया पे रूल कर रहे थे उस समय। एंड इनको फिर लास्टली राष्ट्रकूटों ने हटा दिया, और राष्ट्रकूट जब चालुक्यों को हरा के उस एरिया में डोमिनेट किया राष्ट्रकूटों ने, तो राष्ट्रकूटों ने अपना एम्पायर बना लिया, ठीक है। अपना जो है डायनेस्टी राष्ट्रकूटों ने सेट कर ली। वेस्टर्न चालुक्यास, अब देखिए चालुक्यों में भी डिवीज़न है, वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस हुए थे वो वेस्टर्न चालुक्य हुए थे। इनको माना जाता है कि ये ऑफशूट थे, मतलब ये वंशज थे ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी। ईस्टर्न चालुक्य वेंगी में थी, और वेस्टर्न चालुक्य जो इसके शासक रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा माना जाता है कि ये वंशज थे ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी के एंड चालुक्य ऑफ कल्याणी के। कल्याणी और वेंगी वाले चालुक्यों के ये लोग वंशज थे। कौन से लोग? तो वेस्टर्न चालुक्य वाले लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस भी यही हुए थे, वेस्टर्न चालुक्य वाले। वेस्टर्न चालुक्य का जो सबसे प्रतापी राजा था
वो था पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन ने वातापी पुलकेशिन वन जो था ये फाउंडर था चालुक्य डायनेस्टी का। तो आपसे जब सवाल पूछा जाए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पुलकेशिन, हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, आपको आंसर लगाना है पुलकेशिन वन। और इसकी राजधानी थी वातापी, और वातापी को ही बादामी भी कहते हैं। वातापी को ही बादामी भी कहते हैं। वातापी को ही बादामी कहते हैं, ये ध्यान रखना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होना। वातापी को बादामी कहते हैं और ये इनकी कैपिटल थी चालुक्यों की। और इसका फाउंडर मैंने बताया आपको अभी, पुलकेशिन वन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय अगेन एक बहुत ही प्रतापी राजा इनका, इसने तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसकी जो लड़ाइयों का डिटेल मिलता है आईहोल इंक्रिप्शन से मिलता है। सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि आईहोल जो इंक्रिप्शन है, आईहोल इंक्रिप्शन किसके बारे में बताता है। तो अगर किसी राजा के बारे में ना पूछा जाए तो आप चालुक्य डायनेस्टी लगा देना। अगर स्पेसिफिक किसी राजा के बारे में पूछा जाए तो आपको लगाना है पुलकेशिन द्वितीय। याद रखना द्वितीय, नॉट वन। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ये इंक्रिप्शन बताता है। इसके बेसिकली जो इसने लड़ाइयाँ लड़ी थी उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे इंक्राइब्स किया गया है इस पर्टिकुलर इंक्रिप्शन में। आईहोल का इंक्रिप्शन, आईहोल बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए भी है बिकॉज वहाँ पे कई सारे मंदिर वगैरह का निर्माण जो है कराया गया है चालुक्यों के द्वारा। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो पीरियड था वो था 608 से लेकर 642 एडी तक। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। एंड इनका कहाँ से डिटेल मिलता है तो आईहोल इंक्रिप्शन से मिलता है। इसके आगे इन्होंने लड़ाई लड़ी कदम्बाज के साथ। कदम्बाज जो थे बनवासी के थे, बनावसी के, और गंग थे मैसूर के। गंग वंश के लोगों के साथ, राजाओं के साथ इसने लड़ाई लड़ी। इसके अलावा कदम्बाज जो थे बनावासी के, इनके साथ भी इसकी लड़ाई हुई और ये जीत गया, इनको जीत गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसकी लड़ाई गंग रूलर दुर्विनीता के साथ गंग रूलर था ये हुई थी। और दुर्विनीता ने इसकी ओवरलॉर्डशिप को मान लिया था, मतलब वो झुक गया था और बोला कि ठीक है भाई, आप ही जो है इस एरिया के प्रतापी राजा हो, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। और साथ में इसने अपने डॉटर का मैरिज कर दिया था पुलकेशिन द्वितीय से। एक और डिटेल में बता दूं, आईहोल इंक्रिप्शन से मिलता है हमें, वो है डिफीट ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धन जो था ये समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय के, और 606 से लेकर 647 उसकी पीरियड थी। तो उसको भी बेसिकली हर्षवर्धन को शौक चढ़ा कि नर्मदा रिवर से भी पार जाके कुछ एरिया को कैप्चर किया जाए साउथ में। नर्मदा रिवर को पार करके कुछ एरिया को कैप्चर करने का अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था हर्षवर्धन। उसके दौरान मतलब जो साम्राज्य का विस्तार की नीति थी उसी दौरान इसकी लड़ाई हो गई, जब ये नर्मदा को पार करके फर्दर पुलकेशिन वाले एरिया में वो घुसना चाहता था। पुलकेशिन द्वितीय ने लड़ाई लड़ी और हर्षवर्धन को हरा दिया। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया है। और एक बड़ी बात बताता हूँ, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि हर्षा जब हारा ना तो वो हर्ष नहीं, हर्ष मतलब होता है खुश, तो उसकी खुशी छीन गई। वो ही वॉज नो मोर हर्षा, वो मतलब ऐसा लिखा गया है कि उसकी हंसी वसी सब छीन ली पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सपेडिशन जो था पल्लवों के अगेंस्ट में पुलकेशिन द्वितीय का, वहाँ पे ये जीत गया। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय दूसरे वाली जो एक्सपेडिशन थी पल्लवों के अगेंस्ट में, उसमें नरसिंह वर्मन वन से बहुत बुरी तरीके से हार गया नियर कांची में। एक्चुअली ये पहला जो पल्लवों का एक्सपेडिशन था पल्लवों के अगेंस्ट में पुलकेशिन का, उसमें नरसिंह वर्मन के पिताजी महेंद्र वर्मन के अगेंस्ट में था और उसमें वो जीत गया। लेकिन नरसिंह वर्मन वन से ये हार गया कांची में ये हार गया। बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ये हार था। आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई पुलकेशिन द्वितीय के काल में, इनफैक्ट हर्षवर्धन के काल में भी ये सेम घटना हुई थी, विजिट ऑफ ह्वेन सांग एक चाइनीज़ ट्रैवलर था
ये बेसिकली बुद्ध धर्म के लिए आया था, बुद्ध धर्म को जानने समझने और उसको पढ़ने के लिए आया था। ये एक महत्वपूर्ण घटना जो है पुलकेशिन के काल में, पुलकेशिन द्वितीय के काल में ये एक महत्वपूर्ण घटना है। और यही घटना चूँकि हर्षवर्धन भी समकालीन था तो उसके काल में भी सेम घटना हुई, वेनसांग का विजिट हुआ। अब जो सक्सेसर हुए पुलकेशिन द्वितीय के, उनका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो था, अगेन ये काफ़ी अच्छा राजा था, प्रतापी राजा था ये। इसने अपने एरिया को कंसोलिडेट किया फिर से, और पल्लवों के अगेंस्ट में ये कूच किया, प्लंडर किया, पल्लवों की कैपिटल को इसने तहस नहस कर दिया, कांची को, और बदला ले लिया। पुलकेशिन द्वितीय का जो हार था उसका बदला इसके पुत्र ने, विक्रमादित्य ने, जो इसका सक्सेसर था, उसने ले लिया। इसके बाद आता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। ही वाज लास्ट ऑफ द रूलर्स, ठीक है। ही वाज डिफीटेड बाय दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने इसको हरा दिया, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना किसने कर दी? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने, फिर से सुनना, कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा दिया, जो कि एक लास्ट रूलर था किसका? चालुक्यों का। उसको हरा के दंती दुर्ग ने अपने डायनेस्टी, जिसका नाम था राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इसकी स्थापना कर दी। आगे बढ़ेंगे। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ जो था चालुक्यों का, वो कैसा था? इट वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, जस्ट अनलाइक कि इससे पहले के जो लोगों ने शासन किया था, उनका सेंट्रलाइज शासन नहीं था। जैसे कि पल्लवों का बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड शासन था। लेकिन चालुक्यों का जो शासन था वो काफ़ी सेंट्रलाइज था। तो ये एक यूनिक फीचर आप नोट कर सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली सेंट्रलाइज था। विलेज ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट अब्सेंट थी, विलेज को कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। सब सारे डिसीजन सेंटर से आते थे, वही फॉलो किया जाता था। चालुक्यों के पास एक ग्रेट मैरीटाइम पावर था। इनके पास मैरीटाइम में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। यही कारण है कि आज भी आप अपने नेवल बेस देखोगे ना, तो उसी एरिया में मिलते हैं। मतलब चोल के भी नेवल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब वो एरिया जो है पेनिनसुलर रीजन, आज भी वहाँ पे मैरीटाइम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और हमारा नेवी वगैरह एक्टिव रहता है। इसके अलावा स्मॉल स्टैंडिंग आर्मी भी इसके पास थी, चालुक्यों के पास। इसके अलावा ये लोग कौन सा धर्म फॉलो करते थे? तो ब्राह्मण थे ये, बेसिकली ब्राह्मणिकल हिंदू थे, और ब्राह्मणिज्म को ही फॉलो करते थे। बट ऐसा नहीं था कि ये बाकी रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट करते हो, ऐसा नहीं करते थे। ये रिस्पेक्ट करते थे बाकी रिलीजनों का भी। पुलकेशिन वन ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था, चूँकि ब्राह्मण था, तो सारे ही ब्राह्मण थे। तो पुलकेशिन वन जो था, जो फाउंडर था इस डायनेस्टी का, उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। आगे बढ़ेंगे। टेम्पल्स बहुत सारे इन्होंने बनवाए। टेम्पल्स विष्णु के लिए, शिव के लिए, और कुछ अदर गॉड्स के लिए भी इन्होंने टेम्पल्स बनवाए। इसी कारण से माना जाता है कि डिक्लाइन हुआ बुद्धिज़्म का, बिकॉज ब्राह्मणिज्म जब ऊपर उठेगा तो बुद्धिज़्म डाउन हुआ था। और ये बात को की सत्य इसको जो वेनसांग था उसके जो यात्रा वृत्तांत है उससे इसकी पुष्टि होती है। जैनिज़्म लेकिन यहाँ पे अभी भी ग्रो कर रहा था, काफ़ी उन्नति में था जैनिज़्म। एंड जो जैनिज़्म बताया जाता है कि लगभग 1/3 जो इस एरिया में लोग थे वो जैन ही थे। 1/3 ऑफ द पीपल वेर द जैन। रवि कृति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट था पुलकेशिन द्वितीय का। इसने ही कंपोज किया था आई होल का इंक्रिप्शन। तो आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि आई होल का इंक्रिप्शन जो कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है, उसकी वो किसने लिखी थी, तो वो किसने कंपोज की थी, तो वो था एक जैन, उसका नाम था रवि कृति। तो रवि कृति एक जैन था, और इसी ने आई होल के इंक्रिप्शन का कंपोजिशन किया था। आगे बढ़ेंगे। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्या बातें हैं उसको भी जान लेते हैं। सो इट वाज डेवलप्ड, दे डेवलप द विसारा स्टाइल। विसारा स्टाइल क्या था? जस्ट लाइक द्रविडियन के ऊपर, द्रविडियन और ये अपना नगरी जो स्टाइल थी, उनका मिक्सचर था ये विसारा स्टाइल। ये जो स्टाइल था ये अपने हाईएस्ट ग्रोथ पे था।
ठीक है, हाईएस्ट ग्रोथ पे था इस दौरान में। राष्ट्रकूटों और होयसाला ने भी इसे काफ़ी ज़्यादा इसको इसका उत्थान किया। स्टार्ट किसने किया, तो ये स्टार्ट किया चालुक्यों ने, और राष्ट्रकूटों और होयसालाज ने इसको और ऊपर पहुंचाया। साथ में कुछ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं आईहोल, बादामी, पत्तकल में, ठीक है। चालुक्यों के पीरियड के आज भी टेम्पल्स के साक्ष्य देखे जा सकते हैं आईहोल में, बादामी में और पट्टाकल में। केव टेम्पल्स भी इनके देखे जा सकते हैं, फेमस हैं काफ़ी ज़्यादा केव टेम्पल्स। अजंता में, एलोरा में और नासिक में इनके केव टेम्पल्स भी देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। पेंटिंग्स इस दौरान काफ़ी ज़्यादा हुई है। बादामी पेंटिंग एक बहुत फेमस केव टेम्पल है, वहाँ पे पेंटिंग हुई है। उसमें जो पेंटिंग हुई है उसमें फॉलो किया गया है अजंता स्टाइल की पेंटिंग को। अजंता में भी इस दौरान की पेंटिंग है। इसके अलावा रिसेप्शन जो है पर्सियन एम्बेसी बाई पुलकेशिन द्वितीय, एक पर्सियन एम्बेसी से एक बंदा उनका आया था, एक दूत आया था, उसका जो रिसेप्शन है वो पेंटिंग में दिखाया गया है। कहाँ पे, अजंता के पेंटिंग में उसे दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अलावा 70 टेम्पल्स के आसपास फाइंड किए गए हैं। आईहोल में लगभग 70 टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे जिसके साक्ष्य मिले हैं। इसमें 4 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनका नाम जान लेते हैं। 4 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनमें पहला है लाड़खान टेम्पल। लाड़खान टेम्पल जो है ये आईहोल में ही पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाड़खान टेम्पल जो है वो किस दौरान बना था, तो चालुक्यों के दौरान बना था। दुर्गा टेम्पल जो है बुद्ध चैत्य स्टाइल को रिजेंबल करता है, ये भी एक बहुत फेमस मंदिर था उस समय। इसके अलावा हुची मलीगुड़ी टेम्पल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है। आईहोल में ये सारे टेम्पल्स हैं, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ही बता रहा हूँ। हैं तो वैसे 70 वहाँ पे, 70 और 70 से भी ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जैसे लाड़खान, जैसे कि दुर्गा टेम्पल, इसके अलावा हुची मलीगुड़ी टेम्पल, इसके अलावा एक जैन टेम्पल भी मेगुती में मिला है, हमें मेगुती में मिला है। आगे बढ़ेंगे। टेम्पल्स एट बादामी में भी कुछ टेम्पल्स मिले हैं। ये तो हमने इससे पहले वाला जो डिस्कस किया था आईहोल के टेम्पल्स के बारे में जाना था। अब जान लेते हैं बादामी में। तो मुक्तेश्वरा टेम्पल बादामी में पड़ता है। मेलागुटी शिवालय, शिव जी की है मंदिर, ये पड़ता है बादामी में। इसके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ 4 रॉक कट टेम्पल्स हैं, ये भी बादामी में हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज जो था इनका, एक्चुअली इनका जो ग्रोथ हुआ स्टेज वाइज हुआ। जैसे कि आई होल का जो मैंने बताया वो फर्स्ट स्टेज के थे, और जो बादामी का स्टाइल था वो भी फर्स्ट स्टेज का था। अब जो सेकेंड स्टेज में आया टेम्पल्स, उसमें आता है पत्ता दक्कल में 10 टेम्पल हमें मिले हैं खनन में, और इसमें से 4 जो हैं नॉर्दर्न स्टाइल के हैं और 6 जो हैं वो द्रविडियन स्टाइल के हैं। मतलब 4 इसमें नॉर्दर्न स्टाइल के। नॉर्दर्न स्टाइल से मेरा मतलब ये है कि नॉर्थ इंडिया में उस समय जैसे मंदिर बनते थे वो मंदिर हमें साउथ में भी मिले हैं। इस पार्टिकुलर जगह में पट्टा दक्कल में 10 में से 4 नागरीय उसमें स्टाइल में मिला है, जिसे हम नॉर्दर्न स्टाइल कहते हैं। इसके अलावा द्रविडियन स्टाइल में 6 हमें मिले हैं। अब इनमें भी इम्पॉर्टेंट है एक पनपता, जो कि नॉर्दर्न स्टाइल का सबसे फेमस मंदिर है। इसके अलावा संगमेश्वरा और विरूपक्षा, ये द्रविडियन स्टाइल के 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है। तो आपसे पूछा जाता है, कई बार सवाल किया जाता है कि विरूपक्षा टेम्पल किसके संरक्षण में था, किसने बनवाया था, तो चालुक्यों ने बनवाया था, ठीक है। ये आप भूलना नहीं। विरूपक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, और जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगा तो उसको पिक्चर के साथ में आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो विरूपक्षा मंदिर था ना, ये एक वन ऑफ द क्वीन ऑफ विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। विक्रमादित्य द्वितीय जो था ये पुलकेशिन द्वितीय के बाद के ये सब शासक थे। तो एक उसकी रानी, कई शादियां करते थे ये लोग, उनमें से एक रानी ने ये विरूपक्षा को बनवाया था, विरूपक्ष टेम्पल को बनवाया था। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रकूटों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रकूटों का पीरियड कहा जाता है कि 755 से लेकर 975 AD तक का था।
ये ही लोग थे जो कन्नड़ा ओरिजिन थे, मतलब कि ये जो एरिया है मॉडर्न डे कर्नाटक में उस समय हुआ करता था। इसका जो फाउंडर था वो दंती दुर्ग था एंड इसने डिफीट किया था गुर्जर्स, और गुर्जरों को हराने के बाद ये मालवा उनसे कैप्चर कर लिया था। मालवा का जो एरिया था गुर्जरों के हाथ में था, गुर्जरों को हरा के इसने मालवा के एरिया अपने एरिया में एनेक्स कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा इसने चालुक्य किंगडम को भी हरा कर इनके एरिया को, जो कि कीर्तिवर्मन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा कर दंती दुर्ग ने चालुक्यों के किंगडम को भी अपने किंगडम में एनेक्स कर लिया था इसने। चलिए और आगे बढ़ेंगे। इसका जो सक्सेसर था वो कृष्ण वन था। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नाम आ जाता है बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एलोरा की जो गुफा है मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल जो है एलोरा में, कैलाश टेम्पल की बात है, गुफा की नहीं, कैलाश टेम्पल जो है एलोरा में वो इसी ने बनवाया था। इसने डिफीट कर दिया था गंग्स को। इसके अलावा इसने ईस्टर्न चालुक्य के वेंगी को, जो वेंगी में थे, उनको हराया था। रॉक कट मोनोलिथिक जो कैलाश टेम्पल है वो एलोरा वाला, उसे इसी ने बनवाया था, कृष्ण वन ने। तो कृष्ण वन तो भैया भूलना ही नहीं, बिकॉज ये सवाल पूछा गया है कई बार और आगे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एलोरा में कैलाश टेम्पल की जो किसने बनवाया था वो कृष्ण वन था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है गोविंद थ्री। कृष्ण वन के बाद आता है गोविंद थ्री। ये विक्टोरियस रहा नॉर्थ इंडियन किंगडम्स में। इसका इतिहास ये है कि ये बंगाल में इसने अटैक किया है ना, और नॉर्थ इंडियन जो किंगडम्स थे वहाँ पे इसने विजय प्राप्त किए कई सारे, ठीक है। और अमोघ वर्ष जो था, जिसका पीरियड था 815 से 880, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था राष्ट्रकूटों का। अमोघ वर्ष का पीरियड था 815 से लेकर 880 के बीच का। ये लंबा पीरियड था, काफ़ी लंबे समय, लगभग 64-65 साल तक ये शासन किया था। इसके समय में हालांकि कंट्रोल जो था मालवा का और गंगवाड़ी का वो इसके हाथ से निकल गया, राष्ट्रकूटों के हाथ से निकल गया। लेकिन ये एक आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। इसने कन्नड़ा में एक लिटरेचर भी लिखा है जो कि काफ़ी फेमस है। ये एक जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर था। जीन सेना इसका चीफ प्रिसेप्टर था। जीन सेना जो कि जैन धर्म का ही फॉलोअर था, वो इसका चीफ प्रिसेप्टर था। आगे बढ़ेंगे। जो ये अमोघ वर्ष वन था, इसने लिखा था कन्नड़ा वर्क जिसका नाम है कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष वन ने की थी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्नड़ा में ये एक कृति है, कविराज मार्ग। ही ऑल्सो बिल्ट राष्ट्रकूट कैपिटल, जो कि सिटी ऑफ मालखेड़ या फिर मन्यखेड़ा कहते हैं। इसी ने राष्ट्रकूटों की कैपिटल को बनवाया था, जिसे हम सिटी ऑफ मालखेड़ या फिर मन्यखेड़ा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके अगला जो शासक आता है वो कृष्ण थ्री आता है, जिसका पीरियड इम्पॉर्टेंट शासकों में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 936 से लेकर 968 एडी तक इसने शासन किया था। ये मार्च किया था चोलों के अगेंस्ट में और उनको हरा दिया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोलों को हराया था। कहाँ पे? टकोलम में एक लड़ाई हुई थी चोलों के अगेंस्ट में। ये लड़ाई राष्ट्रकूटों की थी। इसमें चोलों को इसने हरा दिया था और तंजौर को कैप्चर कर लिया था। और ये भी कहा जाता है कि कृष्ण थ्री इतना शक्तिशाली था कि वो फर्दर साउथ भी गया, रामेश्वरम को भी जीत लिया। रामेश्वरम तक इसके कब्जे में आ गया था, कुछ समय के लिए रहा था और वहाँ पे इसने कृष्णेश्वरा टेम्पल बनवाया था रामेश्वर में। कृष्णेश्वरा टेम्पल जो कि आज भी आपको दिख जाएगा, जब अगर आप रामेश्वरम में जाओगे तो आपको ये मिलेगा। ही ऑल्सो पोसेस्ड द टोंडाई मंडलम रीजन इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ कांची। मतलब कांची जो था वो तो पल्लवों के हाथ में था, लेकिन ये कुछ समय के लिए इसने पोसेस कर लिया था टोंडाई मंडलम वैसा एरिया था जो कि पल्लवों के शासन में था। इसको भी इसने कैप्चर किया था, इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ कांची। आगे बढ़ेंगे।
अब हम राष्ट्रकूटों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका वो डिवाइड किया गया था सेवरल प्रोविंसेस में, मतलब कि सबसे पहले एक पूरा स्टेट मान लो, पूरे मतलब कंट्री टाइप का, उसमें भी ये फर्दर प्रोविंसेस इन्होंने बांट रखे थे जिसे ये राष्ट्र कहते थे। और ये राष्ट्र जो होता था राष्ट्रपतिज के कंट्रोल में होता था। इसके नीचे आता था डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम विषय के तौर पे जानते हैं, और इसे गवर्न किया जाता था विषयपतिज के द्वारा इसे गवर्न किया जाता था। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे आता था वो सब डिवीज़न था, जिसे हम भुक्ति कहते हैं, जिसमें 50 से 70 गांव मिलके एक भुक्ति बनता था। उसका जो कंट्रोल था वो भोगपति के हाथ में था, ठीक है। आई होप अप टू दिस इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सोसाइटी एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। सोसाइटी एंड इकोनॉमी की, तो ये लोग बेसिकली बैसनिज्म और सेविज्म को ही फॉलो करते थे। फ्लोरिश हो रहा था ये दोनों धर्म। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल में 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो ईदर वैष्णव थे या फिर शैव थे। इसके अलावा जो रिमेनिंग 1/3 थे वो लोग जैन थे। तो जैन जो था काफ़ी ज़्यादा, जैन भी काफ़ी फेमस था इनके शासनकाल में। इसके अलावा सम प्रोस्पेरस बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स भी देखे गए हैं, जैसे कि कन्हेरी वाला सेटलमेंट। इसके अलावा सोलापुर, धारवाड़, और ओवरऑल सारे धर्मों में अगर बात करें, शैव, जैन, इन सब में बौद्ध, जैन, ये सब मिला के ये लोग काफ़ी ज़्यादा हार्मोनी में रहते थे। एंड एक कॉलेज भी है देखा गया इस दौरान में, राष्ट्रकूटों का बनवाया हुआ। सालातोगी में एक जो कि मॉडर्न डे के बीजापुर के पार्ट में पड़ता है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सालातोगी, वहाँ पे एक कॉलेज इन्होंने बनवाया था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। आगे बढ़ेंगे। ये जो कॉलेज वगैरह था, ये कॉलेज जो था वो आसपास के लोगों के द्वारा दिए गए अग्रह दान, इंडोमेंट्स जिसे कहते हैं, या गांव के द्वारा जो दान वगैरह दिया जाता है, दान से ही ये पूरा कॉलेज चलता था। इकोनॉमी काफ़ी फ्लोरिशिंग कंडीशन में थी, कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा होता था डेक्कन का अरबों के साथ। ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रकूट थे वो उनका रिलेशन अरबों के साथ काफ़ी कॉर्डियल था, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा हुआ था, जिसके वजह से इनका जो ट्रेड है और काफ़ी ज़्यादा होता था और इकोनॉमी काफ़ी फ्लोरिशिंग कंडीशन में थी। नेक्स्ट देखते हैं, कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें राष्ट्रकूटों की, तो इनका कंट्रीब्यूशन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा रहा। ये इन्होंने पैटर्नाइज किया था संस्कृत लिटरेचर को, ठीक है। त्रिविक्रम ने लिखा था नलचंपू, और कवि रहस्य की रचना की थी। कवि रहस्य की रचना की थी किसने? हलयुद्ध ने कवि रहस्य की रचना की थी। जीन सेना ने कंपोज किया था पार्श्वधूया। इसके अलावा गुणाभद्र ने लिखा था अधिपूर्वा। ये सब पोएट थे। ये अधिपूर्वा जो था, इट वाज द लाइफ स्टोरी ऑफ वेरियस जैन सेंट। इसके अलावा सक्तयाना ने अमोघ वृत्ति लिखी थी, अमोघ वृत्ति। इसके अलावा ग्रेट मैथमेटिशियन जो थे इस दौरान के, उनका नाम था वीराचार्य ने, और उन्होंने गणित सरम लिखी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अमोघ वर्ष ने खुद कवि राजमार्ग लिखा था। इट वॉज द फर्स्ट पोएटिक वर्क इन कन्नड़ा लैंग्वेज का पहला पोएटिक वर्क कौन सा था? कवि राजमार्ग, ठीक है। इसके अलावा पंपा जो था, उसने भी बेसिकली ये भी एक पोएट था। इसने विक्रम सेना विजय लिखा था। पुन्ना जो था, ये भी एक पोएट था। इसने शांति पुराना लिखा था। शांति पुराना किसने लिखा था? तो पुन्ना ने लिखा था। तो ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन अमोघ वर्ष की कवि राजमार्ग जरूर याद कर लेना। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज ये पहला एक पोएटिक वर्क था। किस लैंग्वेज में? तो कन्नड़ा लैंग्वेज में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें,
तो एलोरा इसका जीता जाता जागता उदाहरण है इस पार्टिकुलर पीरियड का, राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश टेम्पल। इसकी खास बात यह है कि कृष्ण वन ने इसको एक्सकवेट किया था, कृष्ण वन ने एक्सकवेट किया था। इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मैसिव ब्लॉक ऑफ 200 फीट, एक 200 फीट बड़े पत्थर के और 100 फीट चौड़े, और हाइट इसका 100 फीट के आसपास था। इस पत्थर को कार्व करके ये मंदिर बनाया गया था, ठीक है, उसको छेनी हथौड़ी से काट काट के। इसके 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। मेन श्रीन, ठीक है, इसके अलावा एंट्रेंस गेटवे जो इंटर करने के लिए गेटवे है, इसके अलावा एन इंटरमीडिएट श्रीन, मेन श्रीन के बगल में, फॉर नंदी एंड मंडप, मंडप जो है लास्ट में, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में इसको देखा जा सकता है। कभी पिक्चर देख लेना, मैं आर्ट एंड कल्चर में ज़रूर पिक्चर के साथ बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ कि एलोरा जो था वो कैलाश टेम्पल कहते हैं एलोरा में, कृष्ण वन ने बनवाया था, एक मैसिव पिलर को काट के बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसका जो प्लिंथ था वो 25 फीट हाई था। 25 फीट हाई प्लिंथ पे ये बनाया गया मंदिर था। 25 फीट हाई प्लिंथ पे बनाया गया ये एक मंदिर था, ठीक है। और इसका जो सेंट्रल फेस था कुछ इस प्रकार से बनाया था कि मतलब हाथी और लायन के पीठ पे ऐसा लगता था कि ये मंदिर टिका हुआ है, ठीक है। पीठ पे ये लगता था कि ये मंदिर टिका हुआ है। आज भी ये मंदिर है और कभी जाओगे तो देखना ज़रूर। 3 टियर्ड शिखर हैं इसमें, 3 टियर्ड शिखर हैं। पहले एक शिखर मिलेगा, फिर उसके ऊपर एक शिखर मिलेगा, फिर सबसे ऊपर एक शिखर मिलेगा। 3 टियर शिखर वाला ये मंदिर है, ठीक है। और ये जो है ये मंदिर जो है ये रिजेंबल करता है, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, ममलापुरम वाले रथ का जो शिखर है उससे इसका शिखर मिलता जुलता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। इंटीरियर जो था ये पिलर्ड हॉल था, इंटीरियर में पिलर्ड हॉल था, ठीक है। इंटीरियर में क्या था इसके इंटीरियर में पिलर हॉल था। 16 स्क्वायर पिलर थे इसमें, स्क्वायर पिलर थे, ठीक है, 16 टोटल। और स्कल्पचर जो था इसमें अंदर इंटीरियर में वो गॉडेस दुर्गा का एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, जहाँ पे वो बुफेलो डेमन जिसको कहते हैं हम लोग महिषासुर की हत्या करते हुए एक पिक्चर भी बनाया गया, स्कल्पचर भी बनाया गया है, पिक्चर नहीं। आगे बढ़ेंगे। रावण का भी एक स्कल्पचर है जहाँ पे वो उसको ऐसा दिखाया गया कि वो अटेम्प्ट कर रहा है कि वो लिफ्ट कर ले माउंट कैलाश को द एडोब ऑफ शिवा, मतलब शिव का एडोब था, वहीं पे शिव स्थान करते थे, निवास करते थे। ये कुछ सीन जो है रामायण के भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ये जो ओवरऑल जो मंदिर है ये द्रविडियन स्टाइल का ही माना जाता है, मोर द्रविडियन स्टाइल का माना जाता है, मोर ऑफ द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का है लेकिन मोर ऑफ द्रविडियन स्टाइल का ये माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। एलिफेंटा इज़ एन आइलैंड नियर बॉम्बे। एलिफेंटा एक आइलैंड है नियर बॉम्बे। श्रीपुरी इसका पुराना नाम था, एलिफेंटा आइलैंड का पुराना नाम श्रीपुरी था। लेकिन जब पुर्तगीज यहाँ पे आए और इन्होंने देखा यहाँ के एलिफेंट शेप के स्ट्रक्चर को, तो इन्होंने इस आइलैंड का नाम ही एलिफेंटा रख दिया। ये भी राष्ट्रकूटों से रिलेटेड है, राष्ट्रकूटों से, ठीक है। तो कैलाश एलोरा वाला और एलिफेंटा वाला जो है ये भी राष्ट्रकूटों से ही संबंधित है। इस पार्टिकुलर मंदिर में एक एंट्रेंस दिखाया गया है। एंट्रेंस में सैंक्टम देयर आर ह्यूज फिगर्स ऑफ द्वारपालक जो हैं, द्वारपालक ऐसे लोग खड़े हुए बनाए गए हैं, द्वारपालक बड़े बड़े इमेज, ठीक है, जो द्वार पे खड़े होते हैं द्वारपालक कहते हैं, उनका इमेज है इसमें। इमेज ऑफ शिवा का वेरियस फॉर्म में, जैसे कि नटराज, जैसे कि गंगधारा जहाँ पे उनके जटाओं से गंगा बहती है। इसके अलावा अर्ध नारीश्वरा, मतलब आधा बॉडी शंकर का और आधा पार्वती का। इसके अलावा सोम स्कंदा, ये सब डिफरेंट फॉर्म की मूर्तियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं, इमेजेस दिखाए गए हैं। द मोस्ट इम्पोजिंग फिगर ऑफ दिस टेम्पल इज त्रिमूर्ति। मतलब कि जहाँ पे आपको शिव को एज ए क्रिएटर पहला, दूसरा प्रिजर्वर और तीसरा डिस्ट्रॉयर। त्रिमूर्ति मतलब तीन मूर्ति मतलब कि क्रिएटर के तौर पे भी पहला, दूसरा
प्रिजर्वर के तौर पे और तीसरा डिस्ट्रॉयर के तौर पे। ये एक 6 मीटर हाई एक मूर्ति है, सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोजिंग फिगर यही है वहाँ की। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इतना ही आपके को जानना है चालुक्य और राष्ट्रकूटों के बारे में, इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम लोग इम्पीरियल चोला के बारे में पढ़ेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कर लोगे जो भी वीडियो डालूंगा। और देखो, हवाबाजी में नहीं काम चलेगा, आपको थॉरोली तो पढ़ना ही पड़ेगा और थॉरोली पढ़ाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।